हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री ब्लॉक। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में स्टडी किया था और आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि आपका क्लास 11th में है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, समझा दिया था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया था। आज हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या था? ये भी एटम की एक प्रॉपर्टी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? अट्रैक्ट करता, मीन एक्सेप्ट करता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भी एटम ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन को? इन द फॉर्म ऑफ पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और वो एटम किस कंडीशन में है? कोवैलेंटली बॉन्डेड कंडीशन में है, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है किसी दूसरे एटम से। तो उसमें एटम क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, शेयर्ड पेयर हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ एक कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, कैसे किया है? बाय द शेयरिंग ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में, इन्हीं की शेयरिंग से ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो होता ये है कि ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे मस्ट बी इन द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको कहाँ होना चाहिए? क्लोरीन और हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऐसा न हो करके ये जो आपका शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ मूव कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन क्या है? इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। मीन्स क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करता है? ये जो कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है, उसके जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्लोरीन क्या कर रहा है? ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ इसको पुल कर लिया है। इसके कारण क्या है कि जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए, सेंटर में ना होकर के क्लोरीन की तरफ क्या कर गए हैं? डिस्प्लेस कर गए हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोरीन क्या है? इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट कर गया है? शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एटम की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन जब वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है तब। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? वो जब आइसोलेटेड एटम जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो होता है चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड एटम। और एटम की ये जो प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स होता है चाहत, मीन्स इलेक्ट्रॉन की चाहत किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। जिसकी इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन को ईजी वे में अट्रैक्ट कर लेगा, या जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते समय एनर्जी रिलीज करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू जितना ज़्यादा निगेटिव में होगी, उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नोट करने वाली ये बात है कि ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज़ ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? रिलेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हाइड्रोजन और क्लोरीन में, हमने ये नहीं कहा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है। हमने क्या कहा?
क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव वैल्यू है, मीन्स रिलेट हम कराते हैं। तो जब रिलेटिव वैल्यू है, इसी के कारण क्या है, इट इज़ ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, सो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इसको EA लिख देते हैं, EA, और इसको हम EN लिख देते हैं, ठीक है। EA मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EN मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, यहाँ हम पेयर लिख देते हैं, मीन्स एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, किस कंडीशन में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में एक एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरा डिफरेंस हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, मीन्स ऐसे एटम की प्रॉपर्टी है जो कोवैलेंटली बॉन्डेड है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी किसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे एटम की प्रॉपर्टी जो आइसोलेटेड पोजीशन में, आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें थर्ड, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। आइसोलेटेड एटम जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इट इज़ ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसकी रिलेटिव वैल्यू होती है। अगर हम कुछ वैल्यू देंगे तो किसी न किसी दूसरे एटम से रिलेट करा के देंगे, तो इसकी रिलेटिव वैल्यू होती है। फोर्थ पॉइंट देखा जाए, इट हैज़ यूनिट, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी एक यूनिट होती है जो कि है किलो जूल मोल इनवर्स। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इट इज़ वेरी सिंपल और आप बड़े अच्छे से इसको बता भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड, मीन्स जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी किसी एटम की किसी कोवैलेंट कंपाउंड में, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे हम बता सकते हैं कि कोई कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें किस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम के लिए यह है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका मतलब क्या है, अगर साइज अगर बड़ी है, अगर ये साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। एटम की जिस एटम की साइज बड़ी होगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, और जिस एटम का साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए कि हमारे पास सपोज करिए एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और इसकी साइज़ इतनी बड़ी है, दूसरा आइटम है इसकी साइज़ बड़ी है, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर होंगे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये जब बढ़ेगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा और साइज कम होगी, तो ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस ऑफ बिगर एटम। जो बड़े साइज का एटम है उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बिल्कुल कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जो न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो छोटा
जो छोटे साइज का स्मॉल साइज का एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और बिगर साइज के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा कौन सा फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड। जेड क्या है, दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या आप यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन केटायन। केटायन का चार्ज हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन केटायन। मीन्स केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम Fe2+ और Fe3+ की बात करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मीन्स इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। हम कर सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe2+ इज लेस देन Fe3+। और आपको पता है केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम इन द न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन एनायन। एनायन की भी हम बात कर लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डायरेक्ट इनडायरेक्टली या इन्वर्सली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मीन्स एनायन, पॉजिटिव आयन मीन्स केटायन। तो नेगेटिव आयन में चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। मीन्स नेगेटिव चार्ज की संख्या जिस एनायन पे ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और जिस पे कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन से sp, हम sp की बात करते हैं, sp2 और sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब कोई भी आइटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसी कंपाउंड में, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp या तो sp में होगा या sp2 या sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द s कैरेक्टर। किस पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। और ये होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, s कैरेक्टर मीन्स परसेंटेज ऑफ x कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब देखिए इसमें क्या है, हम यहाँ देखें तो s कैरेक्टर कितना होगा 50%, इसमें s कैरेक्टर कितना होगा 33.3%, और sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा 25%। तो इस तरह से x कैरेक्टर हम देख लेंगे। अब कोई भी आइटम, अगर हमारे पास 3 आइटम्स हैं या कोई कंपाउंड है उसमें 2-3 आइटम मिलकर के कंपाउंड बनाए हुए हैं, तो किस आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी उसको हम डिसाइड कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो आइटम sp हाइब्रिडाइज होगा उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह से sp हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर्स अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा आइटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियाडिक टेबल। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल अलोंग द पीरियड हम लोग देखते हैं।
पीरियड में क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अप हेडेड एरो मींस इंक्रीजेस, मींस नेगेटिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ये किस लिए होता है, क्योंकि जो साइज है, ये साइज जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम की साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। और जब एटम की साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप की बात हम लोग करें, डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम या डाउन साइड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डाउन हेडेड एरो मींस इट डिक्रीजेस। तो इसके साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी को भी पढ़ाया हुआ, जो मैं आपको फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। और अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये तीनों इंक्रीज करेंगे, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये सारे इंक्रीज करते हैं। तो ये तो रहा वेरिएशन अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियाडिक टेबल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट गिवन बाय पाउली। पाउली ने क्या किया है कि कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिख दिया है, और ये कैसी वैल्यू है, कंपैरेटिव है, रिलेटिव वैल्यू है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के लिए उन्होंने दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4। इसी तरह से ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0 और कार्बन के लिए 2.5। ये रिलेटिव वैल्यू है, फ्लोरीन से ही रिलेट करा रहे हैं। मीन्स फ्लोरीन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से कम कार्बन की है। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने 2.1 दिया। हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 2.1 है। अब फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इसका आता है 3.0, इसका आएगा 2.8, ब्रोमीन का उन्होंने लिखा है, और आयोडीन का 2.1। मीन्स कुछ ही एलिमेंट को हमको याद करना है, जिसमें पीरियड 1 से हमको केवल हाइड्रोजन को याद करना है, पीरियड 2 से केवल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का याद कर लेना है, पीरियड 3 से फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का। इसके बाद ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका देख लेना है। अब आप देखिए 2.1 इसका हो गया। नेक्स्ट आता है सल्फर का, इसका भी होता है 2.5 और फास्फोरस का 2.1 इन्होंने कैलकुलेट किया है। ये कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। ये क्या है, आपकी रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, और इसको याद करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, आप ट्रिक को देख करके याद कर लेंगे। जैसे FON, ये इन तीनों को मिला करके हमने एक वर्ड बना दिया फ़ोन। क्या बना दिया, फ़ोन। हिंदी में आप फ़ोन लिख लीजिए, फ़ोन। और C से हमने CL को ले लीजिए, इसको लिख दीजिए कलर। फ़ोन कैसा है आपका, कलर है, कलर फ़ोन है। इसके बाद BRISC, इन तीनों को लेकर के हम बना देते हैं ब्रिस्क या ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स होता है ईंट, आप ईंट बोल सकते हैं। ईंट का मतलब, ब्रिक्स का मतलब क्या होगा, ईंट। ब्रिक्स पर है। सपोज करिए आपके पास 2 मोबाइल है, एक कलर मोबाइल है और दूसरा क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। तो जो आपका कलर फ़ोन है वो कहाँ रखा हुआ है, ब्रिक्स पर। आपने किसी से कहा कि फ़ोन कलर ब्रिक्स पर है। अब फ़ोन से आपका होगा FON, कलर से हो गया CL, ब्रिक्स मीन्स BRICS, ब्रिक्स पर P है H। अब F, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है 4, ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5, नाइट्रोजन की कितनी है 3, और क्लोरीन की भी कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रोमीन का, ये 2.8 है, आयोडीन का 2.1, कार्बन का
2.5 और फास्फोरस का 2.1, हाइड्रोजन का 2.1। अच्छा, आयोडीन का ये 2.1 नहीं है, सॉरी, ये है आपका 2.5। ठीक है, ये आयोडीन का कितना है 2.5, तो आप यहाँ 2.5 लिख लीजिए। तो अब देखिए डिक्रीजिंग आर्डर पे अरेंज है। फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3। ये फोन का हो गया, फोन कलर। ब्रिक्स का देख लिए 2.8, फिर आपका 2.5, सल्फर का कितना है, ये भी आपका 2.5 ही है, तो 3 आपका 2.5 पर है pH 2.1। तो ये रहे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू। इसको आपको याद रखना है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपका है पाउलिज स्केल और दूसरा है मिलिकन स्केल। तो हम लोग केवल इन्हीं दोनों को देखेंगे। तो पाउलिज ने एक फार्मूला दिया है फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि आपका है चाई ए माइनस चाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ई ए माइनस ई ए बी। या आप माइनस मत समझिए, ये क्या है, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है जिसको डैश से दर्शाया गया है, ई ए बी अंडर रूट ई ए इंटू ई ए बी। अब आप देखिए चाई ए क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए। सपोज करिए हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें ए और बी दो एटम है, दोनों कंबाइन करके क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम किससे लिखते हैं, चाई ए। बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, चाई बी। इसी तरह से ई ए बी, ई फॉर एनर्जी, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है, बी ई मीन्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, उसको हम लिखते हैं ई ए बी। इसी तरह से ई ए क्या है आपका, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड ई ए बी, नॉट ई ए बी, इट शुड बी ई बी बी, ई बी बी। ठीक है, ई बी बी क्या है आपका, इट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी, बॉन्ड बिटवीन बी एंड बी। तो अगर इस फार्मूले में जितने वेरिएबल्स दिए गए हैं इसमें से कोई एक अननोन हो बाकी नोन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाउलिज स्केल। नाउ वी विल सी मिलिकन्स स्केल। मिलिकन स्केल का यूज कैसे करते हैं, मिलिकन्स ने क्या बताया, ही टोल्ड दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मिलिकन्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इट इज़ द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ई ए मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। अब यूनिट की बात हम करें, ये जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ओनली वी नीड टू यूज़ पाउलिज स्केल एंड मिलिकन स्केल्स एंड वी विल नॉट सी द अदर स्केल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसका कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। चलिए अभी एप्लीकेशन आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इन नॉमेनक्लेचर, मीन्स जब हम किसी बाइनरी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसमें उसके नॉमेनक्लेचर में भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एप्लीकेशन है। तो किस तरह से एप्लीकेशन है उसको हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, मीन्स जब किसी बाइनरी कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका ध्यान दिया जाता है कि द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यूज टू राइट एट द एंड विथ सफिक्स आई ई डी, आइड। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा
उसका नाम हम नॉमेनक्लेचर करते समय लास्ट में लिखेंगे और उसके साथ IED सफिक्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे हमारे पास ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन दोनों से मिलकर के जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो। तो आप देखिए, ब्रोमीन की और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है, आयोडीन का 2.5 है और ब्रोमीन का 2.8 है। तो हमने बताया है कि नॉमेनक्लेचर करते समय जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। इसका मतलब आयोडीन का पहले लिखेंगे तो लिखेंगे आयोडो और फिर आ जाएगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए इसका नाम बाद में लिखेंगे और IDE इसमें सफिक्स ऐड कर देंगे। दूसरा लेते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन। अब आप देखिए, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.8 और आयोडीन की कितनी होती है 3। अब इस कंडीशन में ब्रोमीन का नाम लास्ट में न आकर के किसका नाम आएगा, क्लोरीन का आएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो क्लोराइड। इस तरह से नॉमेनक्लेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू फाइंड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको ये पता है आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जैसे NaCl है, NaCl ये आपका आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन क्या करता है, उसको गेन करता है। तो बाई लूजिंग एंड गेनिंग जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और बाई शेयरिंग, जैसे आपका HCl है, ये क्या है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड है HCl। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये शिफ्ट कर गया क्लोरीन की तरफ, जिसके कारण इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी आ गए। तो ये आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, कितने परसेंट होगा किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x स्क्वायर। अब यहाँ डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इक्वल टू क्या है, चाहिए माइनस चाहिए और माइनस चाहिए भी क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम विच आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम HCl की ही बात करें, HCl में आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। इन दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, 0.9। अब इसी को आयनिक कैरेक्टर हमको कैलकुलेट करना है, तो करेंगे क्या, इसका हमको क्या करना है, आयनिक कैरेक्टर पता करना है HCl में। तो कैसे करेंगे, इस फार्मूले में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या कर लेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है 0.9 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.9 का होल स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो परसेंटेज है आयनिक कैरेक्टर का, परसेंटेज HCl बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे। जैसे 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 जा 81 0.81। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इतना जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा इतने परसेंट क्या होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से हम आयनिक कैरेक्टर को भी, जो कोवैलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नेक्स्ट होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ है। मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड में, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जैसे सपोज करिए हमारे पास HCl है, HBr है, HI है, HF भी ले लेते हैं, HF भी ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF। अब इसमें हमको देखना है किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या अगर हमको इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, क्लोरीन का 3, 2.1, 2.8, 2.1, इसका 2.5, ये 2.1 और इसका आ जाएगा 4। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, इन सब का डिफरेंस निकालें तो ये आ जाएगा 0.9, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.4 और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.9। अब आप देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा HF का है। इसका मतलब HF विल बी, तो यहाँ हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में, तो HF विल हैव मोर स्ट्रांगर बॉन्ड स्ट्रेंथ HF देन नेक्स्ट आ जाएगा 0.9 मीन्स HCl हैज़ मोर स्ट्रांगर बॉन्ड देन 0.9 हुआ 0.7 HBr एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपका HI। तो इस तरह से with the help of electronegativity difference we can arrange the given compound in increasing or decreasing order of bond strength। अब एसिडिक कैरेक्टर भी इसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन एसिडिक कैरेक्टर, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो उतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। और एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रिलीज ऑफ H+ आयन। मीन्स H+ आयन जो देता है, जो आसानी से देगा वही एसिड होगा। H+ आयन जिसमें रिलीज हो एसिड होगा। तो ये सारे H+ आयन देंगे, है तो एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, किस में कम होगा, कौन मोर एसिडिक होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो कम एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं होगा H+। तो सबसे वीक एसिड जो होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। HI क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसलिए HI इज मोर एसिडिक देन HBr देन HCl एंड लास्ट में आएगा HF। दैट मीन्स HF क्या है, आपका वीक एसिड है, और स्ट्रांगर एसिड कौन होगा, HI होगा, क्योंकि H और आयोडीन मीन्स हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है, इसलिए आसानी से H+ आयन रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी होगी वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कौन होंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन 2, और लेस दैन 2 अगर है तो वो मेटल होगा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हमको मालूम है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा। या दो एलिमेंट दिए गए हैं तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, वी कैन आइडेंटिफाई बाई यूजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हमको पता है तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस। कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है उसको हम कैसे बताएंगे, उसको भी बताने के लिए हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज करते हैं। जैसे NaOH, ये है, ये एसिड है या बेस है, हम लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि ये बेस है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिखेंगे। अब देखिए
दो एटम के बीच O और H और Na और O के बीच में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पता करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन, इसका है 3.5, हाइड्रोजन का 2.1 और सोडियम का होता है 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 2.5 का, और इसका डिफरेंस कितना होगा, ये होगा 1.4 का। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ये दो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसमें जहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इस बॉन्ड के लिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, इस बॉन्ड के लिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, 1.4। अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा यहाँ से है इसलिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ से ब्रेक होगा तो OH माइनस आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा। इसी तरह से एसिड के लिए अगर हम देखें, कोई कंपाउंड हम दूसरा ले लेते हैं, चलिए ऊपर का हम इरेज कर देते हैं, ऊपर इरेज करके एक और एग्जांपल आपका एसिड का ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4, H2SO4 को देख लेते हैं। H2SO4 मीन्स ये OH SO एंड O एंड H। ठीक है, H2SO4 डबल बॉन्ड, ये आपका H2SO4। अब ये एसिड है, बेस है, ये किस पे डिपेंड करेगा, अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ है, सल्फर और ऑक्सीजन, सेम कंडीशन इधर भी है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तब तो ये एसिडिक कंपाउंड, अगर यहाँ से OH माइनस निकल गया तब क्या हो जाएगा, बेसिक कंपाउंड होगा। कौन सा निकलेगा उसको चेक करते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितनी है, 2.1, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, और सल्फर की कितनी है, सल्फर की 2.5। ठीक है, सल्फर का कितना है, 2.5। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.4। सल्फर का तो यही है ना, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसलिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एसिडिक कंपाउंड है। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई अ गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस with the help of difference of electronegativity between two atoms in a compound. So that's all for today. We will continue in next day